हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट्स आपको करा रहे हैं। तो इसमें टोटल बुक में 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। हम 12 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो 12 प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं। वो आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेंगे। आज हम 13वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसके बाद मात्र हमारे 2 प्रैक्टिस सेट्स रह जाएंगे। तो अगर मुझे समय मिलेगा मैं आपको दूसरी बुक के भी प्रैक्टिस सेट्स जरूर कराऊंगा। तो देखते हैं हमारा पहला सेक्शन। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। पहला, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो साफ हमें दिख रहा है दुह प्लस कर। दुष्कर में आपका विसर्ग संधि है। 3 तरह की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, ये भी याद रखिएगा, पूरा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर बाकी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी संधि है? हिमालय में हिम प्लस आलय, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ बनाते हैं, तो वहां पर दीर्घ वाला स्वर आ जाता है। बात करें अगर उल्लास की तो उत प्लस लास। उत प्लस लास में कौन सी संधि हो गई आपकी? यहां पर व्यंजन संधि हो गई। बात करें अहंकार की तो अहम प्लस कार, यहां पर भी व्यंजन संधि है। तो इसका ऑप्शन वैसे आंसर होगा डी, दुह प्लस कर दुष्कर, जिसमें विसर्ग संधि है। बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो निर्निमेष। ठीक है, निर्निमेष, माफ कीजिए, निर्निमेष। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो यह है असूर्यम पश्या। ठीक है, असूर्यम पश्या। और इसके लिए एक चीज और याद रखिए, इसको एक तरीके से और पूछता है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए भी यही यूज किया जाता है। कनक धतूरा, इसमें पूछा है आपसे कि इसमें हमें बताना है कि कनक से और क्या होता है। तो कनक आपका सोने के लिए भी यूज किया जाता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, आपने सुना होगा। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जो शब्द के अनेकार्थी हैं ये है आपके जीवन के। ठीक है, बोला भी जाता है जल ही जीवन है। प्राण के लिए तो जीवन यूज किया जाता है, पुत्र के लिए भी आपका जीवन यूज किया जाता है। अगर बात करें अगला, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है, तो बहुत देखिए अलग सा ही बिल्कुल नया शब्द है। बात करें पुलोमा, तो पुलोमा आपके शची के लिए, इंद्र के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, शची, ऑप्शन ए। और 2 अन्य पर्यायवाची क्या बताया मैंने इसके? इंद्राणी और इंद्र। बात करें अगर उमा की, उमा के पर्यायवाची भी बहुत पूछता रहता है, तो ये पार्वती जी का पर्यायवाची माना जाता है। इसके और क्या है? गौरी, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, कुमारी, सती, शैलसुता, ये सभी इसके और पर्यायवाची हैं। आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है? तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव। और आविर्भूत अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? तिरोभूत। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो अगर पांडव की बात करें तो पांडव में कैसा प्रत्यय है? तो इसमें तद्दित प्रत्यय है। तद्दित, देखिए क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो लगते हैं उन प्रत्ययों को तद्दित प्रत्यय बोला जाता है। पांडव जो बना है वो पांडु प्लस आ। ठीक है, पांडु शब्द में आ लगने से बना है आपका पांडव, तो यहां पर आपका तद्दित प्रत्यय होगा। देखिए ऊपर में जो पर्यायवाची था इसमें बताना भूल गया मैं, एक पंचशर जो है, पंचशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता रहता है। तो ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर कामदेव के मैं अन्य पर्यायवाची आपको बताऊं, मदन, मनोभव, मार, कंदर्प, अनंग, मनसिज, स्मर, कुसुमशर, पुष्प धनवा, इसको रट के जाइएगा, पुष्प धनवा बहुत पूछता है। पुष्प धनवा आपका कामदेव का पर्यायवाची है। इसके अलावा रतिपति, मीन केतु और केतन, ये सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। पुष्प धनवा और आपका कंदर्प, ये जरूर याद रखिएगा, ये 2 बहुत पूछता है। आगे, निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है, तो इसमें जो शब्द है आपका मुर्गा, वो शब्द आपका फारसी भाषा का है। अगर बात करें सिंह, ये तो आपको बताइए, सिंह शेर, ये तो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है सिंह। बात करें अगर सियार, तो सियार का क्या होता है आपका तत्सम शब्द? श्रृंगाल, ये भी पूछता रहता है, याद रखिएगा, श्रृंगाल। इसके अलावा बंदर का क्या, वानर का क्या होगा? हमारा बंदर। गोबर शब्द का तत्सम रूप है, तो यह है आपका गोमय, ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए और भी होते हैं, गोविष्ट भी बोला जाता है। ठीक है, गोविष्ट, गोविट भी बोला जाता है और गोमल भी बोला जाता है। तो कोई भी आपको ऑप्शन में दिखे वो लगा दीजिएगा। गोमय, गोविष्ट, गोमिट या फिर गोमल, इनमें से कोई भी दिखे वो लगा दीजिएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो ये हमने पहले भी कर लिया था, किसी और प्रैक्टिस सेट्स में भी था ये। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक होगा।
देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनके मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये दोनों में अंतर है। यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान, अपादान, करण या कर्ता। तो इसमें देखिए कौन सा कारक है यहां पर आपका, देखिए सबसे अच्छा आंसर तो इसमें अगर मैं बताऊं संबंध कारक होगा। ताले की चाबी है क्योंकि ताले का चाबी से संबंध बता रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन्होंने जो इसमें आंसर माना है वो संप्रदान कारक माना है, ठीक है, संप्रदान कारक। वैसे सबसे अच्छा इसका आंसर मैं बता रहा हूं फिर से, संबंध कारक ही होगा, ठीक है, लेकिन संबंध कारक ऑप्शन में नहीं है। शायद कल बाजार बंद रहेगा, इनमें से यह कौन सा भविष्य काल है? तो इसमें कौन सा भविष्य काल है? यह संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है, ठीक है, संभाव्य भविष्य काल। 14वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अगर हम देखेंगे कौन सा स्त्रीलिंग है, तो जो रचना शब्द है कि यह इस कवि की रचना है, ठीक है, तो रचना जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग के सेंस में यूज होता है। बाकी उपहार, मस्तक, ग्रंथ ये सभी पुल्लिंग के सेंस में यूज होते हैं। इसके अलावा और अगर देखें रचना की तरह ही घटना शब्द है, घटना, प्रस्तावना, वेदना, प्रार्थना, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो बिल्कुल सिंपल ही है, नीली साड़ी में आपका कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। साड़ी की विशेषता बता रहा है किस रंग की साड़ी है, नीले रंग की साड़ी है, गुणवाचक विशेषण। 14वां, माफ कीजिए 16वां, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसकी मनाही है, विद्वता, खुशी। तो सोना देखिए कोई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। किसका उदाहरण है सोना? सोना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए अशुद्ध किसकी वर्तनी है? यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो शुश्रूषा है, ठीक है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। ये जो लिखा है पहला वाला, ये आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहां पर गलत है। रा का विवरण है, तो रा जो वर्ण है वर्णमाला के हिसाब से रा क्या क्या है आपका? रा देखिए आपका वर्त से है, ये लुंठित है, ये सघोष वर्ण का उदाहरण है, और ये अल्प प्राण व्यंजन है। तो मैंने आपको बताया था अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। ये वैसे तो अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है, लेकिन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या होता है आपका? अल्प प्राण होता है। पहला और तीसरा महाप्राण व्यंजन होता है। तो आपका ये जो है वर्त से लुंठित, सघोष और अल्प प्राण व्यंजन है रा। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। एक और बहुत फेमस इनकी रचना है रश्मिरथी। उर्वशी देखिए, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, रश्मिरथी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रसमवती, रेणुका, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और अगर बात करें अज्ञेय, तो अज्ञेय कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय आपका वन वर्ड में भी पूछा जाता है। अब देखते हैं गद्यांश। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है कि आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश में या आज देश भर में दो तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम ना मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखें। अब देखते हैं इसमें पहला प्रश्न 20वां, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? तो बेकारी की समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है। हमने ऊपर ही देखा था, यह समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है। कौन सी? बेकारी की समस्या। आगे, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? तो आज की शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। ऊपर लिखा था यह सिर्फ किताबी ज्ञान पर ज्यादा ध्यान देती है। यहां पर आप देखेंगे यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। 22वां, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? तो यह है हमारी फ्लॉड शिक्षा प्रणाली या खराब शिक्षा प्रणाली।
पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो इसमें से किसको अभिवादन माना जाएगा? तो शुभाशीष को आपका अभिवादन माना जाएगा। अपना रंग जमाना, तो इसका क्या मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूसरों को प्रभावित करना। जैसे महफिल में रंग जमा दिया, किसी की परफॉर्मेंस ने अगर महफिल में रंग जमा दिया तो क्या बोलते हैं कि सबको उसने अपनी परफॉर्मेंस से प्रभावित कर दिया। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार का सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम और तीसरे चरण में कितनी? 11 मात्राएं। ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित घृणित दृश्य है। तो इसमें कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन है? तो छी कितना घृणित दृश्य है, क्योंकि बहुत नेगेटिव सेंस में या नकारात्मक सेंस में यूज हो रहा है। कितना घृणित दृश्य है, तो ये आपका यहाँ पर सही है। आगे, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो अगर लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की देखेंगे तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपकी चरित्र अच्छी है, तो ये गलत है। देखिए, आपका चरित्र अच्छा है, ये शब्द आपका सही होगा, यहाँ पर ये गलत है। सत्सई में कौन सा समास है? तो अगर सत्सई की बात करें तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु समास कहां पर होता है आपका? जहां पर पूर्व पद आपका संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी के लिए भी आपका द्विगु समास आता है। अष्टाध्यायी में भी आपका द्विगु समास है, जैसे 8 अध्यायों का समाहार। अगला, तो सत्सई में आपका क्या होगा? द्विगु समास। याद रखिएगा, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। जिसके बिना कार्य ना चल सके, शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसके बिना कार्य ना चल सके उसे बोला जाता है अपरिहार्य। अपरिहार्य, ऑप्शन बी। अब देखते हैं, मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं रीजनिंग के। 31वें का आंसर क्या है आपका? 905। ठीक है, प्रश्न आप पढ़ लीजिए आराम से। 32वें की बात करें तो 32वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक मेल खाता है। 33वां अगर बात करें तो 33वें का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 19/42। आगे प्रश्न आप आराम से देख लीजिए। ट्रैवल एजेंट वाला जो प्रश्न है हमारा 34वां, इसका आंसर है आपका बी, यानी 55। 35वां, सभी पौधे पेड़ हैं, इस वाले का 35वें की बात करें तो आपका आंसर है ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। अगला देखते हैं 36वां। तो 36वें का जो सही आकृति होगी वो होगी ऑप्शन सी। पूरा ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूं। बात करते हैं 37वें की, 37। एक आदमी ने एक लड़के को दिखाया, ये वाला जो प्रश्न है तो इसका आंसर क्या है? फुफेरा भाई, ऑप्शन ए। 38वें की बात करें, जो 38वां प्रश्न है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 325। आगे चलते हैं 39वां की अगर बात करें, जो फिगर वाला ये प्रश्न है 39वें की, 39वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डी के विपरीत अक्षर पूछा है आपसे, डी के विपरीत इसमें ऑप्शन बी होगा। कैलेंडर वाला प्रश्न है अगला 40वां, तो इसमें क्या होगा? मंगलवार, ऑप्शन सी। 41वां, सही उत्तर ज्ञात कीजिए, 4 का स्क्वायर बराबर 7, ये वाला जो प्रश्न है आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा, 13। अगला 42वां, 5 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं, तो ये आपका रैंकिंग वाला प्रश्न है। 42वें की बात करें कौन सा सही है? ऑप्शन डी, चतुर्थ। दिए गए कथन वाला जो प्रश्न है इसको पढ़ लीजिए पूरा आप पॉज कर कर। आगे चलते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं 43वें का। इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 44वें की बात करें तो वेन डायग्राम वाला आपका प्रश्न है, तो 44वें का सही आंसर है ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न देखते हैं इसका 45वां। तो 45वें का आपका जो आंसर है वो है केवल तर्क 2 मजबूत है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के थे, आप आंसर मिला लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पर आपको बता दूंगा। 46वां देखते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई डैश क्रांति के बाद
चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई तो 1949 में होती है आपकी चाइनीज रिवॉल्यूशन या चीन की क्रांति। और चीन में आपको पता है कम्युनिस्ट सरकार है यानी साम्यवादी सरकार है। तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था चीन में 1949 में। एक बहुत फेमस दो वहां पर लीडर थे, एक था चियांग काई शेक और एक थे माओ त्से तुंग। तो इन दोनों के बीच में माओ त्से तुंग विजयी होते हैं और वहां पर आपके चीनी हम कह सकते हैं साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। इसके अलावा एक और रिवॉल्यूशन काफी फेमस है 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, 1789 में हुई थी। नरेंद्र मोदी जी अभी वहां पर बास्टिल डे परेड में भाग लेने भी गए थे फ्रांस में, आपने देखा होगा। उसी दौरान उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर भी दिया गया है, याद रखिएगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। लीजन डी ऑनर की जो स्थापना है वो माना जाता है कि नेपोलियन के टाइम के दौरान की गई थी। ठीक है, और नेपोलियन का संबंध आपका फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही उसका संबंध है। उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? तो अल बरूनी आए थे किसके साथ भारत में? महमूद गजनी के साथ। ठीक है, तो महमूद गजनी के साथ किस समय? तो आपका 11वीं शताब्दी में ये भारत में आए थे। बात करें अल बरूनी क्यों बहुत फेमस है, एक बहुत फेमस इनकी किताब है, क्या नाम है? तारीख ए हिंद, या कुछ लोग तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। इसमें लगभग 80 चैप्टर्स हैं बुक में, और जिसने भारत के समाज की आर्थिक व्यवस्था उस समय क्या थी, वर्ण सिस्टम हमारे यहाँ कैसा था, उसके बारे में इसमें काफी डिटेल में बताया गया है। तो देखिए लगभग इसी टाइम की कई और बहुत सारी किताबें हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एक अल बरूनी की तरह ही बहुत फेमस इन्हीं के कोर्ट में, महमूद गजनी के कोर्ट में एक और बहुत फेमस पोएट था, नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है? शाहनामा। इसी दौरान देखिए एक और इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। ठीक है, 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद किसकी किताब है? जयदेव की किताब है, इसको भी याद रखिएगा। अगर बात करें देखिए महमूद गजनी की, क्योंकि महमूद गजनी के साथ ही ये भारत में आए थे, तो महमूद गजनी ने लगभग देखिए 1007-8 से लेकर 1025-26 के बीच में लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया, 17 बार रेड की, और इसी दौरान उसने जो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है 1025 में उसको लूटा और लगभग उसकी सारी जो संपत्ति थी उसको लूट कर वापस चला गया। बात करें एक युद्ध बहुत फेमस है इनका, वो है बैटल ऑफ वहहिंद। ठीक है, वहहिंद की लड़ाई में किसको हराते हैं? ये आनंद पाल को हराते हैं, जो कि जयपाल के बेटे होते हैं, उनको ये हरा देते हैं। ठीक है, 1008-9 में ये लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा, बैटल ऑफ वहहिंद। ये भी पूछी गई है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो किताबें मैंने तीनों आपको बता दी। अल बरूनी की किताब कौन सी है? तारीख ए हिंद या तहकीक ए हिंद। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी की किताब है शाहनामा। और गीत गोविंद किसकी किताब है? जयदेव की किताब है। इसी दौरान ये सब लिखी गई। ठीक है, तो ये कौन सी शताब्दी में आए? 11वीं शताब्दी में आए। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो देखिए जो भक्ति आंदोलन है वो 7वीं 8वीं सदी में पल्लव वंश, आपने सुना होगा, एक जो कांचीपुरम वगैरह का एरिया था वहां पर राज किया करता था। उनके टाइम में थोड़ा थोड़ा साउथ इंडिया में भक्ति आंदोलन का उदय होना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा वहां पर दो तरीके के संत बहुत फेमस हो जाते हैं। कौन से? नैनार संत और अलवार संत। नैनार संत होते हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं, और अलवार संत होते हैं जो हम कह सकते हैं वैष्णव संप्रदाय या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो इन्हीं के अराउंड शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय का उदय होता है। धीरे धीरे देखिए बोला जाता है जब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का लाने का जो श्रेय है वो रामानंद जी को ही दिया जाता है। इसलिए रामानंद जी बहुत फेमस हैं, और भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? वो थे रामानंद जी। और रामानंद और भी बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि कबीर जी जो हैं, जिनके दोहे बहुत फेमस है, वो इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो रामानंद जी को दिया जाता है। देखिए भक्ति से मतलब क्या है, अगर अगर मैं आपको इंग्लिश में इसको बताऊं तो इसे बोला जाता है सेल्फ सरेंडर टुवर्ड्स गॉड, यानी बिल्कुल भगवान के चरणों में या भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देना भगवान के आगे, इसको बोला जाता है। और इसके लिए किसका सहारा लिया जाता है? कीर्तन का। ठीक है, हिंदू लोग जो थे वो कीर्तन का सहारा लेते थे। जो सूफी संत थे वो भी इसी को करते थे, लेकिन सूफी संत की जो म्यूजिकल गैदरिंग होती थी, यहाँ पर कव्वाली वगैरह होती थी, उनको बोला जाता था समा। ठीक है, उनकी म्यूजिकल गैदरिंग्स को समा बोलते थे। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? जहां पर भजन वगैरह होता है कीर्तन बोलते हैं। तो इसी तरीके की चीजें भगवान से जुड़ने के लिए यूज की गई सूफी संतों द्वारा। और अगर आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे पीसीएस वगैरह की, वहां पर कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि सूफी जो सूफीवाद था और आपका भक्ति काल था उसमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या एक तरह से विभिन्नताएं हैं या डिफरेंसेस हैं, तो वहां पर आप इस तरीके का आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो रामानंद इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, जो नामदेव वगैरह थे, नामदेव तुकाराम, ये सब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस थे। जयदेव देखिए यहां पर आ गया, जयदेव ने कौन सी किताब लिखी है? गीत गोविंद।
विवेकानंद के बारे में सबने पढ़ा ही होगा। विवेकानंद के बारे में एक दो बार फटाफट यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। विवेकानंद ने पूछता रहता है कि जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था आपका कहां पर, शिकागो में, कौन से सन में भाषण दिया था, 1893 में भाषण दिया था। विवेकानंद जी का असली नाम क्या था, इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ यानी आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1896-97 में की है, जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनकी याद में। तो ये सब विवेकानंद से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो बार बार आपसे पूछता रहता है। इसके अलावा एक बुक और पूछता रहता है विवेकानंद जी से। इन्होंने 1896 में एक बुक लिखी थी आपकी राजयोग, ठीक है, राजयोग, क्योंकि मेडिटेशन वगैरह से वेदांत की जो हमारी फिलॉसफी है उससे काफी ज्यादा ये प्रभावित थे। अगला, और आंदोलन रेड शर्ट या रेड पार्टी के अगवा कौन थे, तो आपका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, हमारा उत्तर पश्चिमी बॉर्डर वाला जो प्रांत है आज की डेट में पाकिस्तान में है, वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये स्टार्ट किया था। इसको खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट पार्टी या लाल कुर्ती आंदोलन भी बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको बच्चा खान भी बोला जाता था। मौलाना आजाद कौन थे, तो मौलाना आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा बात करें अशफाकुल्ला खान, तो अशफाकुल्ला खान जी को फांसी दे दी गई थी, किस चीज के लिए, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, रोशन सिंह जी और अशफाकुल्ला खान, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था आपका 1925 में, उसमें ये फांसी पर चढ़ गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह है आपका लिपुलेख दर्रा। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें एक और दर्रे का यूज किया जाता है, जो लोग सिक्किम वगैरह से होते हुए जाते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए, वहां पर है आपका नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा भी इसके लिए यूज किया जाता है। अगर इसमें बात करें, एक आपका और दर्रा काफी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, वो है आपका बनिहाल दर्रा। तो देखिए, बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। याद रखिएगा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1A वो बनिहाल दर्रे से होकर ही गुजरती है रोड, इसको याद रखिएगा। और एक दर्रा और देखिए बहुत पूछता रहता है, ऑप्शन में नहीं है, मैं बता देता हूं कौन सा, शिपकी ला दर्रा। तो पूछता कैसे है इस प्रश्न को कि सतलुज नदी भारत में कौन से दर्रे से एंटर करती है, तो शिपकी ला दर्रे से एंटर करती है। शिपकी ला कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, फिर बता रहा हूं कि सतलुज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो शिपकी ला दर्रे से प्रवेश करती है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बनिहाल मैंने आपको बता दिया, नेशनल हाईवे 1A जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, बनिहाल पास से होकर गुजरता है। बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो मैंने आपको 3 से 4 देखिए डैम बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और चारों ही चिनाब नदी पर बने हैं। तो आपका बगलीहार भी चिनाब पर ही है। मैं आपको चारों डैम बताता हूं, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार और रतले। ठीक है, इनको रट लीजिए, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार और रतले, ये चारों डैम आपके चिनाब नदी पर बने हुए हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, तुलबुल परियोजना या तुलबुल प्रोजेक्ट। तो तुलबुल प्रोजेक्ट आपका झेलम नदी के ऊपर है। इन चारों को बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं, याद कर लीजिए, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार और रतले, ये चारों हैं चिनाब नदी के ऊपर। एक और है आपका कौन सा, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सतलुज नदी के ऊपर तो आपको पता ही है कौन सा डैम है, आपका भाखड़ा नांगल बांध इसके ऊपर बना हुआ है। इसके बारे में मैंने बता दिया। भारत में कौन से दर्रे से ये एंटर करती है, भारत में ये शिपकी ला दर्रे से एंटर करती है। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो बात कर रहा है 1988 89 90 की। 1989 में ही आपका 61वां संविधान संशोधन आया था, जिसके तहत आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उस समय कौन थे, आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति थे, आर वेंकट रमन। ठीक है, संविधान संशोधन याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा नाम क्या है, तो एमपी और एमएलए दो होते हैं। तो एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑप्शन ए। और एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट यानी एक्स ऑफिशियो प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा दो पद इसमें और इंपॉर्टेंट है, एक होता है उपाध्यक्ष या वाइस चेयरपर्सन, और एक कौन है, सीईओ। ये दो पद इसमें इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कौन है, दोनों बता देता हूं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री जी यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी।
उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी जी, और सीईओ कौन है वर्तमान में? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम। ये 3 पद आपके नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग ने किसकी जगह ली है? नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन की जगह ली है। कब से स्टार्ट हुआ है नीति आयोग? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से इसने कार्य करना आरंभ किया है। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे राजगामित्व कहा जाता है। ठीक है, राजगामित्व। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है आपका? जो इको फ्रेंडली आपकी फाइनेंशियल बैंकिंग होती है, जैसे अगर यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन देखें, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। मान लीजिए कोई कहीं प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, तो पेड़ों को खरीदने के लिए जो फाइनेंस करेंगे, पैसे करेंगे कि पेड़ आप इतने के खरीदिए, इस तरीके से पेड़ को पूरे आप लगाइए, तो उस तरीके का जो वित्त पोषण करेंगे बैंक, उसको बोला जाता है ग्रीन बैंकिंग। पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो आशा पूर्णा देवी ने कब जीता ज्ञानपीठ पुरस्कार? उन्होंने 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। और किसके लिए जीता था? उनका पहला उपन्यास था प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक है, प्रथम प्रतिश्रुति, इसके लिए उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। वैसे देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत मुश्किल ही बनेंगे, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? तो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले थे केडी जाधव जी। ठीक है, और उन्होंने 1952 का जो समर ओलंपिक हुआ था फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में, वहां पर इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला, तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी है आपका अंकारा। न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। और जेरूसलम कहाँ की मानी जाती है? ये इजराइल की मानी जाती है। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो एलेजेंड्रो वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया है। 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में जिस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो किसने जीता है? द कश्मीर फाइल। फरवरी 2023 में YouTube के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी नील मोहन जी को इस पद पर नियुक्ति मिली है। इंडियन अमेरिकन, तो आजकल देखेंगे आप जितने भी इंटरनेशनल आईटी कंपनीज है ज्यादातर भारतीय ही उसको लीड करते हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से हरी झंडी मिली है? किसको मिली है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई को। आगे, फरवरी 2023 में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा की गई थी, क्योंकि 2 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस या अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। फरवरी 2023 में भारत ने I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AMI4C यानी M4C में शामिल हुआ। इसे कहां आयोजित किया गया था? तो इसे कहां पर आयोजित किया गया था? अबू धाबी में, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, वहां पर इसको आयोजित किया गया था। तो I2U2 में देखिए बेसिकली आपके किस लिए फेमस है? इसमें 4 देश हैं। तो I2 मतलब 2 कंट्रीज आई से स्टार्ट होती हैं, इंडिया और इजराइल। U2 मतलब UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA। तो ये 4 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, इनको याद रखिएगा। कहां पर हुआ था? अबू धाबी में आयोजित हुआ था। अब कंप्यूटर के प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो कौन करता है? आपका जो AGP स्लॉट होता है। ठीक है, AGP की फुल फॉर्म क्या है? एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ठीक है, AGP एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट स्लॉट, ये इसको करता है। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो इसमें सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन कौन सा है? क्रे 2 एक सुपर कंप्यूटर है, क्रे XMP 24 ये भी सुपर कंप्यूटर है, तिन्हाने तो ये भी 2 सुपर कंप्यूटर है। तो सारे ही आपके इसमें सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। 68वां, अगला, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल है, सेमीकंडक्टर। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। अगला, किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह कौन सी तरीके का स्टेट होगा? तो इसको बोला जाता है आपका डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन। अगला,
कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है अनुमति? है साल्वेज, ऑप्शन बी। इस तरीके के प्रश्न तो देखिए मुझे नहीं लगता करा दे रहा हूं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमने पढ़ा है उतना बहुत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या लक्ष्य नहीं है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें से क्या लक्ष्य नहीं है? तो मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें और अधिक परिष्कृत बनाना। तो देखिए ये इसका कोई उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं है। ये कंप्यूटर के माध्यम से जो ह्यूमन लोग फंक्शन कर सकते हैं उसको कंप्यूटर में कैसे इनकलकेट किया जाए इस पर ज्यादा फोकस करता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ये नहीं है। आर्डिनो, ठीक है, आर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों, ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों सही होंगे। भीम का पूरा नाम क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आपके आ सकते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसको किसने विकसित किया है? एनपीसीआई ने, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे डैश कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से ही कुछ होते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? क्लिप आर्ट्स। आपने ऊपर देखे होंगे, ठीक है, ऊपर आता रहता है, उसमें आप टेक्स्ट वगैरह बदल सकते हो, उनका डिजाइन बदल सकते हो, शेडो वगैरह लगा सकते हो, कुछ और भी बहुत सारे फीचर्स उसमें रहते हैं, तो क्लिप आर्ट्स को बोला जाता है। एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं और उनकी अधिकतम संख्या डैश है? तो इसमें कितने आप डाल सकते हैं? तो इसमें 63 कॉलम आप डाल सकते हैं, 63। निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद या सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? तो क्या नहीं है आपका सेक्शन ब्रेक का प्रकार? कॉलम जो है ये कोई सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प क्या नहीं है? इंडेंटेशन इस तरीके का कोई नहीं आता, फॉन्ट स्टाइल आता है, अंडरलाइन आता है, इफेक्ट्स आता है, इंडेंटेशन नहीं आता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो आज की तारीख के लिए क्या फंक्शन है? टुडे और 2 ब्रैकेट, ऑप्शन डी, टुडे और 2 ब्रैकेट। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो डैश कमांड से खोली जा सकती है। तो किस कमांड से आप इसे खोल सकते हैं? तो इसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन डी से खोल सकते हैं। एंड्रॉइड एक तरह का डैश सॉफ्टवेयर है। तो एंड्रॉइड एक तरह का क्या है? तो ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है एंड्रॉइड। और आपने देखा होगा एप्पल के फोन में iOS आता है, यानी आई ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एप्पल के लिए चलता है। आप देखते हैं अगला उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या होगा ऑप्शन इसमें सही? हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर बात करें ग्रामीण जनसंख्या की तो हमारे यहाँ कितनी है? 77.7 जो है वो हमारे यहाँ ग्रामीण जनसंख्या है, और 22.27% हमारे यहाँ अर्बन पॉपुलेशन है या शहरी जनसंख्या है। तो इसको याद रखिएगा। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का क्या कारण है? तो इसमें देखिए क्या कारण होता है जनसंख्या में वृद्धि का। एक तो स्वास्थ्य सुधार, यानी डेथ वगैरह कम होती है, मेडिकल फैसिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से सुधार कम होगा। और उसका दूसरा क्या है? बीमारियों पर नियंत्रण, ये भी हमारे यहाँ काफी ठीक है, तो इसकी वजह से डेथ वगैरह कम होती है। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो ये महिलाओं को स्किल डेवलप करने के लिए, उसमें उनको रोजगार वगैरह देने के लिए, ताकि वो स्वावलंबी बन सके। तो एक तरह से महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यूपी का जो रेवेन्यू कोड है वो 2006 का है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 86वां, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है। ये तो कम से कम 4-5 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछता ही रहता है, लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह को आचरित करती है? तो कौन सी? जो जौनसारी जनजाति है, ठीक है, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, मुख्य रूप से ये उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। तो इसके अलावा याद रखिएगा ये भी एक आपका जौनसारी, वैसे ठीक है। अगर बात करें तो
थोड़ा बहुत बुक्सा जनजाति में भी हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज्यादा बेटर आंसर यहाँ पर जौनसारी ही है। कवियत्री महादेवी वर्मा जी का जन्म किस शहर में हुआ था? ये प्रश्न भी देखिए आया हुआ है। राइटर्स जो इंपॉर्टेंट कवि हैं, कवियत्री हैं, उनका पूछता रहता है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। अगर बात करें इनकी रचनाओं की तो काफी इंपॉर्टेंट कुछ रचनाएं हैं। और कौन से काल की हैं? तो ये छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री हैं। इनकी रचनाएं की अगर बात करें, और इन्हें हाँ आधुनिक मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखिएगा, आधुनिक मीरा। रचनाएं सांध्य गीत, क्षणदा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, दीप शिखा, निर्जा, निहार, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर बेरा लगता है कहां पर? तो देवा शरीफ में। ठीक है, देवा शरीफ, ये भी रट के जाइएगा, 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला, लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कौन से सन में स्टार्ट हुआ है, आपसे ये पूछा है। 1975-76 में ये स्टार्ट हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1856 में। नवाब वाजिद अली शाह, और आपको पता है उस समय 1848 से 1856 तक भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी की हड़प नीति थी, लेकिन हड़प नीति के अंदर एक नया ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, कुशासन। तो कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था 1856 में। बाद में उन्हीं की एक वाइफ थी कौन? बेगम हजरत महल। उन्होंने ही 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था। और सबसे पहला देखिए कौन से राज्य को हड़प नीति में मिलाया गया था, ये भी पूछता रहता है। 1848 में सतारा राज्य को सबसे पहले इसमें मिलाया गया था। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे लगभग 165 किलोमीटर लंबा हाईवे है आपका, 6 लेन हाईवे है। और किसको जोड़ता है? आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है, ऑप्शन सी। और अभी देखिए इसको 8 लेन करने की बात भी चल रही है। ठीक है, देखते हैं 8 लेन होता है नहीं होता। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न देखिए अच्छा है, ये वन दरोगा के टाइम में हमने कवर किया था। तो कौन से सन में आपका वैकल्पिक ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी या अल्टरनेटिव एनर्जी की बात की गई है? 1983 में। 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की बात की गई थी। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये पिछले ही उसमें हमने किया था, कहां पर है ये? बनारस में स्थित है या वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा कागज प्रसिद्ध है? बिजनौर। देखिए सहारनपुर वगैरह में भी बहुत ज्यादा काम ये होता है, और थोड़ा बहुत बरेली में भी आपको ये काम मिलेगा। बरेली कह रहा हूँ, सॉरी, बिजनौर और सहारनपुर, माफ कीजिए, बिजनौर और सहारनपुर इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। सहारनपुर में पेपर मिल्स बहुत हैं, आप सर्च करके देखिएगा, काफी पेपर मिल्स आपको सहारनपुर में दिखेंगी। सीमेंट तो हमने पढ़ लिया था, डल्ला और चुर्क की फैक्ट्रियां। बात करें कागज की, तो मैंने कागज आपको बताया सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स तो नोएडा में पूरा फील्ड है। फर्नीचर आपका बरेली में। बरेली में आपका दिया सलाई उद्योग भी काफी है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ या नेचुरल रबड़ का काम भी चलता है, सिंथेटिक रबड़ का भी। तो इसमें क्या सही होगा आपका? 96 की बात करें, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, देखिए ऑटोमोबाइल्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है। नोएडा में थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत बड़ा कोई हमारे यहाँ नहीं है। गुजरात आपका गुड़गांव में, मानेसर वगैरह में काफी फैक्ट्रियां हैं ऑटोमोबाइल की। उत्तर प्रदेश में इतना नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? संस्थान से प्रश्न देखिए बहुत आते रहते हैं। तो बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान ये आपके कुशीनगर में स्थित है। और कुशीनगर मैंने आपको बताया था भगवान बुद्ध से भी संबंधित है। भगवान बुद्ध को यहीं पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कौन सा स्तूप है यहाँ पर? यहाँ पर रामभर स्तूप स्थित है, वहां पर भगवान बुद्ध की बॉडी के अवशेष रखे हुए हैं। कुशीनगर कौन से महाजनपद की राजधानी माना जाता था? तो मल्ल महाजनपद की राजधानी इसको माना जाता था। अगला, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आलू में हमारी रैंक है पहली। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? वैसे तो सोयाबीन जो है आपको पता है मध्य प्रदेश की बहुत प्रमुख फसल है। तो मध्य प्रदेश से हमारा जो बॉर्डर करता है, कौन सा क्षेत्र करता है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र करता है। तो बुंदेलखंड के आपका जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, यहाँ पर आपको सोयाबीन देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो यही देखिए आज के सारे प्रश्न थे हमारे 100। इसके बाद केवल 2 प्रैक्टिस सेट्स इसमें बचे हैं, वो आने वाले 1 या 2 दिन में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद अगर कोई और बुक मार्केट में अवेलेबल होगी तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सेशन आपको पसंद आता हो तो आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।